ठंड में मॉडर्न बहू की गोद भराई में गंवार प्रेग्नेंट सास। नहाने के बाद जब तक बालों से सारा पानी ना निकाल दो तब तक ठंड लगती रहती है। तभी रामलाल गाना गाते हुए आता है। झटक कर जुल्फे जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर आ गए, शांति से बाल भी नहीं सूखने देते हैं। तभी रामलाल सुमन के बालों को संवारते हुए गाना गाता है। ये तेरी रेशमी जुल्फे, ये तेरी शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रामलाल की ऐसी हरकत की वजह से सुमन के दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ए जी, आप ऐसे गाना गाकर मेरी तारीफ मत किया कीजिए, शर्म से मेरे दोनों गाल लाल हो जाते हैं। अरे मेरी भाग्यवान, तुम्हारे इसी गोरे गोरे गालों पर गुलाब की पंखुड़ियों जैसा लाल रंग देखने के लिए तो मैं गाना गाता हूँ। इतना सुनते ही सुमन रामलाल को कोनी मारती है। हटिए जी, इतनी उम्र हो गई है और अभी तक आपकी आशिकी खत्म नहीं हुई है। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, कहो तो तुम्हें गोद में उठाकर पूरा घर घुमा दूं क्या? कैसी बेशरम जैसी बातें करते हैं। हटिए, कोई आ जाएगा। अरे मैं क्यों डरूं, किसी और की बीवी के लिए गाना थोड़ी ना गा रहा हूँ, अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। और कोई सुन भी लेगा तो यही कहेगा ना कि रामलाल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है? तभी रामलाल सुमन के हाथों को पकड़ता है, लेकिन उसी समय नितिन कमरे के दरवाजे के पास आ जाता है। माँ खाना, अरे सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। रामलाल घबराकर सुमन का हाथ छोड़ देता है और नितिन शर्माकर वापस चला जाता है। आए थे बड़े जमाने को दिखाने वाले, बेटे के सामने आते ही हाथ जोड़ दिए। अरे भाग्यवान, नितिन तो बच्चा है, बिगड़ जाता तो इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने, थोड़ी देर में नीचे आ जाइएगा। जिसके बाद सुमन मुस्कुराते हुए किचन में आ जाती है। आज इनकी पसंद के आलू के पराठे और तीखी चटनी बना देती हूँ। जिसके बाद सुमन नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के पराठे और तीखी चटनी। ओह, तो आज पापा की पसंद का खाना बनाया गया है? नाश्ता कर चुपचाप। अजी, आपकी चाय में चीनी डालूं या बिना चीनी की चाय पीजिएगा? अरे भाग्यवान, चीनी की क्या जरूरत है, तुम्हारे हाथ की बनी चाय बिना चीनी के ही मीठी लगती है। रामलाल और सुमन आंखों आंखों में बात करने लगते हैं। वही नितिन, अभी बता दूं क्या? नहीं, बाद में बताऊंगा। कहीं मम्मी पापा नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? मम्मी पापा आज बहुत खुश लग रहे हैं, फिर कहीं मेरी बात से इनका मूड खराब ना हो जाए। कल बताऊंगा। इसी तरह से हम नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद नितिन अपने ऑफिस चला जाता है। यार, कितना मुश्किल है ये डिसीजन लेना। इसका मतलब अंकल आंटी को तूने आज भी कुछ नहीं बताया? नहीं। ठीक किया, चल अब कैंटीन चलते हैं। नंदनी आज तेरी अच्छी खासी क्लास लेगी। नितिन लंच टाइम में कैंटीन आ जाता है, जहाँ नंदनी उसका इंतजार कर रही होती है। तुमने अंकल आंटी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया। क्यों नितिन, तुम तो आज अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले थे। हाँ, मैं आज उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब बताने वाला था, पर पता नहीं क्यों मैं बता ही नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ पहले हम लोग और अच्छे से सेटल हो जाते हैं। हमारे रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हो? क्या होगा तुम्हारा? विकास, तुम्हें कुछ समझाओ अपने फ्रेंड को। यार नितिन, तू इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? तू नंदनी को पसंद करता है ना, नंदनी तुझे पसंद करती है, तुम दोनों अच्छी जॉब भी कर रहे हो और कितना स्टेबल होना है तुझे। इसीलिए कल ही अंकल आंटी से बात कर ले। शायद तुम लोग सही कह रहे हो, मैं कल ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। ऑफिस खत्म होने के बाद नितिन अपने घर आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है, जहाँ फिर अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए। ये लीजिए आपके लिए सेब। नितिन, तेरे लिए भी सेब काट दूं? नहीं माँ, मम्मी पापा, वो मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा मम्मी, वो मुझे एक लड़की पसंद है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मतलब लव मैरिज? हाँ पापा। हरगिज नहीं, हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज नहीं होती है, तेरी भी लव मैरिज नहीं होगी। हम तेरी अरेंज मैरिज ही करवाएंगे। नहीं पापा, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी, तुम पापा को समझाओ ना। तेरे पापा एक बार मना कर दे, इसका मतलब तेरी लव मैरिज नहीं हो सकती है। सुमन, तुमने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा लिया है। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें सिफारिश लगाने बोल रहा है। हम तुझे लव मैरिज करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। ठीक है मम्मी पापा। नितिन का जवाब सुनते ही रामलाल और सुमन जोरों से हंसने लगते हैं, जिन्हें देख नितिन हैरान हो जाता है। आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? अरे सुमन, हमारा बेटा संस्कारों में तो पास हो गया, पर प्यार में बड़ा कमजोर निकला। 2 बार डांटा नहीं कि पीछे ही हट गया। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं?
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा हम लोग मजाक कर रहे थे, हमें तेरी लव मैरिज से कोई शिकायत नहीं है। बेटा तू हमारे फैसले की इज्जत करता है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। पर जब किसी से सच्चा प्यार करो तो उसे पाने के लिए लड़ने से मत डरना। ऐसी बात नहीं है पापा, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे तो क्या सिर्फ प्यार ही करता रहेगा या फिर हमें अपनी होने वाली बहू से मिलवाएगा भी? नाश्ता करने के बाद नितिन नंदिनी को फोन पर सारी बात बताता है। नंदिनी, मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। पर हम लोग कहाँ मिलेंगे? आज शाम 4 बजे पार्क में मिलते हैं। ओके। शाम होते ही नंदिनी 4 बजे पार्क में आ जाती है। वहीं नितिन भी अपने माता पिता के साथ पार्क में आ जाता है। मम्मी पापा, ये है नंदिनी, और नंदिनी ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते अंकल आंटी, खुश रहो बेटी। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप लोग कैसे हैं? बेटी तुम हमें बहुत पसंद आई, अब हमें अंकल आंटी नहीं मम्मी पापा कहो। जी मम्मी जी। वैसे मेरे नालायक बेटे ने हमारे लिए बहू तो बहुत सुंदर पसंद की है। हटिए जी, पागल जैसी बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे प्यार में पागल होकर ही तो पागलों जैसी बातें करता हूँ। चुप करिए जी, किसी के भी सामने कुछ भी बोलते हैं। बेटी तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो और आप जाइए, थोड़ा टहल कर आइए। अरे भाग्यवान, ये आंखें हर पल सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हैं। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ टहलने जाऊंगा। रामलाल और सुमन प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं नंदिनी सोच में पड़ जाती है। मैं तो सोचती थी नितिन के मम्मी पापा पहले गांव में रहते थे, गांव की सोच वाले गंवार लोग होंगे, पर ये दोनों तो बहुत ओपन माइंडेड लग रहे हैं और किसी लव बर्ड से कम नहीं लग रहे हैं। ये परिंदा तेरी रूह की सांसों से दूर जा रहा है, देखो कब तक सांसें चलती है। इतना कहकर रामलाल नितिन के साथ पार्क में टहलने निकल जाता है। नंदिनी बेटा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाती हूँ। सुमन नंदिनी को अपने घर लेकर आती है, जहाँ दरवाजे पर नंदिनी तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। सुमन नंदिनी को गेट पर रोकने के लिए बोलकर किचन से लाल मिर्च लाकर नंदिनी की नजर उतारती है और फिर उसे अपने साथ घर में लेकर आती है। बेटी ये हमारा हॉल है, वहाँ किचन और वहाँ मंदिर है। इसी तरह सुमन नंदिनी को पूरा घर घुमाते हुए अपने कमरे में लेकर आती है और फैमिली एल्बम दिखा रही होती है। तभी नंदिनी कहती है, मम्मी जी आपकी और पापा जी की लव मैरिज हुई थी क्या? बेटी मैं तो इन्हें जानती भी नहीं थी, ये मुझे पेड़ के पीछे से छुपकर देखा करते थे और फिर एक दिन अपने पिताजी से बात करके हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए। पापा जी आपको बहुत खुश रखते हैं ना? हाँ, उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है। अब बस मेरी एक इच्छा बाकी रह गई है। कौन सी इच्छा मम्मी जी? एक बेटे की इच्छा मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी भी एक बेटी हो, जिसे मैं अपने हाथों से तैयार करूं, चूड़ियां पहनाऊं, मेहंदी लगाऊं, उसके बाल बांधूं। अगर आज मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी होती तो अपनी भाभी के आने की खुशी में कितनी खुश होती। सुमन की इच्छा सुनकर नंदिनी इमोशनल हो जाती है। वहीं सुमन थोड़ी निराश हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नितिन का परिवार नंदिनी के परिवार से मिलता है। हमें नंदिनी ने आपके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें आपका परिवार और बेटा दोनों बहुत पसंद आए हैं। हमें भी नंदिनी बहुत पसंद है। अरे भाई साहब तो सोच क्या रहे हैं, मुंह मीठा कीजिए। दोनों परिवार की रजामंदी से नितिन और नंदिनी की शादी तय कर दी जाती है। शादी की तारीख निकलती है और धूम धड़ाके से नितिन और नंदिनी की शादी हो जाती है और नितिन नंदिनी को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां सुमन अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है। नंदिनी बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। हाँ बहू जल्दी करो, ठंड भी बढ़ रही है। जिसके बाद नंदिनी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सुमन हो गई ना सारी रस्में, अब चलो सोने, तुम काफी थक गई होगी। बहू तुम्हारी कोई ननद नहीं है, वरना उसे कहती भाभी को कमरे तक पहुंचाओ। चलो मैं ही तुम्हें कमरे तक पहुंचा देती हूँ। मम्मी जी आपने खुद मुझे पूरा घर दिखाया है, मैं नितिन के साथ चली जाऊंगी, आप दोनों आराम कीजिए। जिसके बाद रामलाल सुमन के साथ अपने कमरे में चला जाता है और नंदिनी नितिन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। नितिन मम्मी जी और पापा जी को देखकर नहीं लगता है, पर दोनों बहुत ओपन माइंडेड है ना? हाँ नंदिनी, मम्मी के कपड़ों को देखकर कोई उनके खुले विचारों का अंदाजा भी नहीं लगा सकता है, पर मेरे मम्मी पापा किसी को कपड़ों से जज नहीं करते हैं। मुझे मम्मी जी और पापा जी में बहुत प्यार दिखता है। अरे हाँ, मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और पापा तो एक दिन भी मम्मी के बिना रह नहीं सकते हैं। इस तरह नंदिनी और नितिन कुछ देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह नंदिनी तैयार होकर पहली रसोई के लिए नीचे आ जाती है। आ गई नंदिनी बहू, पता है ना आज तेरी पहली रसोई होगी? हाँ मम्मी जी, वैसे मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता है, पर आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। तभी रामलाल भी वहाँ पर आ जाता है। अरे भाग्यवान, इतनी सुबह हो गई, अभी तक तुमने मेरी चाय नहीं दी है, जल्दी से एक कप चाय तो पिला दो। अरे आज तो नंदिनी की पहली रसोई है, आज नंदिनी के हाथ की चाय मिलेगी। नहीं सुमन, मुझे तुम्हारे हाथों की ही चाय पीनी है। नंदिनी बहू बेशक बहुत अच्छी चाय बनाएगी,
पर जो मजा मुझे तुम्हारी चाय पीने में आता है ना, वो मजा किसी और की चाय पीने में नहीं आता है। आज बहू का पहला दिन है और आज भी आप मुझे छेड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। तभी सुमन और नंदिनी किचन में आती हैं। नंदिनी बहू, मैं तुम्हारे पापा जी के लिए चाय बना लेती हूँ, तब तक तुम अपनी पसंद का कुछ बना लो और मीठे में खीर या हलवा बना लेना। जिसके बाद सुमन चाय बनाकर रामलाल को देती है और नंदिनी अपनी पहली रसोई में सबके लिए पूरी, दम आलू और मीठे में गाजर का हलवा बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह नंदिनी, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा खाना भी बना लोगी। हाँ नंदिनी बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। ये लो तुम्हारा नेक। रामलाल नंदिनी को नेक दे देता है और सभी नाश्ता करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन और नंदिनी बाजार करके आ रही होती हैं, जहाँ रास्ते में मम्मी जी, अब मैं हर रविवार को आपके साथ शॉपिंग करने आऊंगी और जब मैं आपकी तरह बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगी तब मैं ही घर का सारा राशन ले लूंगी, आपको तकलीफ नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरह बातें करते हुए दोनों घर के बाहर आती हैं, जहाँ उन्हें विमला मिलती है। अरे सुमन बहन, मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ी थी, ये लो मुंह मीठा करो। अरे विमला बहन, खुशखबरी तो बताओ। सुमन बहन, मेरी बड़ी बहू ने बेटी को जन्म दिया है और छोटी बहू प्रेग्नेंट है। ये तो डबल खुशखबरी है। विमला बहन, मुबारक हो। जिसके बाद सुमन और नंदिनी किचन में सामान सजाने लगती हैं। तब नंदिनी, मम्मी जी, विमला आंटी की बहू की खुशखबरी सुनने के बाद से आप इतनी उदास क्यों हैं? बहू, विमला की खुशखबरी से उदास नहीं हूँ, बस मैं सोच रही हूँ मेरे घर में कब किलकारियाँ गूंजेंगी। क्या मतलब मम्मी जी? बहू, तेरे पति और ससुर ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है, बस अब सिर्फ एक इच्छा रह गई है जो सिर्फ तू पूरी कर सकती है। मुझे तेरे छोटे छोटे बच्चे खिलाने हैं। मैं तेरे बच्चों को अपने हाथों से नहलाना चाहती हूँ, उनकी मालिश करना और उनका ध्यान रखना चाहती हूँ और मैं एक छोटी सी लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। मम्मी जी तो मुझसे बच्चे की उम्मीद लगा रही हैं, पर अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। सुमन नंदिनी से बातें करते हुए इमोशनल हो जाती है। वहीं नंदिनी रात को सारी बातें नितिन को बताती है। नंदिनी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मम्मी का कहना भी तो गलत नहीं है। अब अपनी बहू से पोता पोती नहीं मांगेंगी तो किससे मांगेंगी? मैं समझती हूँ नितिन, पर हमारी शादी से पहले ही बात हुई थी, हम तब तक बेबी प्लान नहीं करेंगे जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं। तुम्हारी बात भी सही है नंदिनी, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इस तरह दिन बीतते हैं। सुमन जब भी नंदिनी से बच्चे की बात करती है, नंदिनी सुमन को इग्नोर कर देती है। वहीं एक दिन सुमन अपने कमरे में उदास बैठी खुद से बातें कर रही होती है। अगर नंदिनी बहू मुझे खुशखबरी सुना देती तो कुछ महीनों बाद मैं भी एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रही होती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक दिन सुमन और नंदिनी सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही होती है। तभी नंदिनी देखती है कि सुमन एक न्यू बॉर्न लड़की की तरफ देख रही है। काश मुझे भी अपनी पोती को इस तरह गोद में लेने का मौका मिले। मम्मी जी को सिर्फ एक लड़की की कितनी इच्छा है। थोड़ी देर बाद सुमन और नंदिनी घर आ जाते हैं और रात में कमरे में नितिन से नंदिनी कहती है, नितिन, मुझसे मम्मी जी की उदासी देखी नहीं जा रही है। मैं चाहती हूँ हम दोनों उन्हें एक बच्चा दे दे। सच में? थैंक यू नंदिनी। नंदिनी बच्चों के लिए नितिन को हाँ कह देती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन नंदिनी ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। नितिन, जल्दी नाश्ता करो, हमें ऑफिस जाना है। तभी नंदिनी खड़ी होती है और बेहोश होकर गिर जाती है। ओ, क्या हुआ बहू? बहू को क्या हुआ? बेटा, जल्दी बहू को अस्पताल ले चल। सभी नंदिनी को अस्पताल लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर नंदिनी को चेक करके मुस्कुराते हुए कहती है, खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अरे सुना नितिन के पापा? नितिन जल्दी जा, मिठाई लेकर पूरे अस्पताल में बांट। पोता पोती की खुशी की खबर सुनते ही सुमन पूरे अस्पताल में मिठाई बांटती है। नंदिनी बहू, तूने मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी कर दी, धन्यवाद बहू। सारे चेकअप के बाद सुमन नंदिनी को घर लेकर आती है। मम्मी जी, आप तो खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। बहू, तूने खुशखबरी ही ऐसी दी है। अब 9 महीने तू सिर्फ मेरी बात सुनेगी। सबसे पहले तेरा ऑफिस जाना बंद और अब तू घर में कोई काम नहीं करेगी। मम्मी जी आराम से, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। अरे मैं क्या करूं, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए मेरी बहू को। तभी सुमन लाल मिर्च से नंदिनी की नजर उतारती है ताकि कोई भी बुरी नजर उसके पास या उसके बच्चों को ना लगे। ऐसे ही अगले दिन हॉल में, आज रात को आते वक्त थोड़े सूखे मेवे लेते हुए आना। मम्मी, ड्राई फ्रूट्स का क्या करोगी? बहू के लिए लड्डू बनाऊंगी। ऐसी हालत में सूखे मेवे के लड्डू माँ और बच्चे दोनों को ताकत देते हैं। जिसके बाद नितिन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी सुमन, नंदिनी बहू, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और नई चप्पल लूंगी। आज से तुम सिर्फ सूती कपड़े पहनोगी और हील वाली सैंडल की जगह चप्पल पहनोगी। अरे भाग्यवान, बहू के साथ साथ थोड़ा अपना भी ध्यान रखना। जब से बहू के प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनी है, दिन भर दौड़ती भागती रहती हो। जिसके बाद सुमन नंदिनी के साथ कपड़ों की दुकान पर आ जाती है। कैसे कपड़े चाहिए आपको? भैया, सूती कपड़े चाहिए। कपड़े रुई से भी ज्यादा मुलायम होने चाहिए। जी। नंदिनी के लिए कपड़े खरीदने के बाद सुमन चप्पल की दुकान में आती है। कैसी चप्पल चाहिए आपको? भैया
भैया ऐसी चप्पल दीजिए जो मक्खन पर भी ना फिसले। जी। सुमन नंदिनी के लिए चप्पल, कपड़े और दूसरी चीजें खरीद कर घर आ जाती है। बहू तू हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए नींबू पानी बना रही हूँ। मम्मी जी आप मेरे लिए इतना क्यों करती हैं? थोड़े बहुत काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। ऐसा सोचना भी नहीं बहू, जा अपने कमरे में आराम कर। नंदिनी अपने कमरे में आ जाती है। तभी नंदिनी को राधिका का कॉल आता है। नंदिनी बेटी तू ठीक तो है ना? तेरी सास सही से तेरा ध्यान तो रख रही है ना? हाँ मम्मी, मेरी सास से ज्यादा मेरा ध्यान तो शायद तुम भी नहीं रख पाती। बहुत अच्छी बात है, अब तू आराम कर और अपनी सास की सारी बातें मानना। ठीक है मम्मी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। नंदिनी का पेट थोड़ा बाहर आने लगता है और एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही होती है। तभी वहाँ नंदिनी आती है। अरे नंदिनी बहू तू रसोई में क्यों आई है? क्या चाहिए तुझे? मम्मी जी मैंने कल नितिन से इमली लाने के लिए कहा था, पर वो 2 दिन से रोज इमली लाना भूल रहा है। बस इतनी सी बात, मैं अभी तेरे लिए इमली लेकर आती हूँ। तभी सुमन तुरंत बाजार जाती है और नंदिनी के लिए खट्टी इमली, आंवला और अचार लेकर आती है। मम्मी जी मैंने सिर्फ इमली मंगाई थी, आप इतनी सारी चीजें ले आई, मैं अकेले कैसे खाऊंगी? बहू मैं सिर्फ तेरे लिए ही खरीद रही थी, फिर अचानक मुझे भी खाने का मन कर गया तो मैंने अपने लिए भी ले लिया। जिसके बाद सुमन और नंदिनी साथ बैठकर इमली खाते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं, जहाँ नंदिनी का 5वां महीना लग चुका था। ए जी आप दुकान जाकर थोड़ा केसर लेकर आइए, बहू का 5वां महीना लग गया है, अब बच्चे का रंग आना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद सुमन रामलाल से नंदिनी के लिए केसर मंगवाती है। बहू का गर्मा गर्म केसर वाला दूध तैयार हो गया, अब उसे अपने हाथों से पिला देती हूँ। तभी सुमन केसर वाला दूध लेकर नंदिनी के कमरे में आती है। नंदिनी बहू ये ले केसर वाला दूध, एक बार में पूरा पी जा। नहीं मम्मी जी दूध नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है। बहू तू रोज दूध पीने में ड्रामा करती है, चल जल्दी से दूध पी। जिसके बाद सुमन जबरदस्ती अपने हाथों से नंदिनी को दूध पिला देती है। मम्मी जी नंदिनी बहू बच्चे के लिए केसर वाला दूध बहुत जरूरी होता है। मम्मी जी आप मेरा बहुत ध्यान रख रही हैं, थोड़ा ध्यान खुद का भी रखा करिए, आजकल आप बहुत थकी हुई लगती हैं। हट मुझे कुछ नहीं हुआ। सुमन नंदिनी को दूध पिलाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर अगली सुबह बिस्तर पर। आज मंगलवार है, जल्दी तैयार होकर बहू को मंदिर लेकर जाती हूँ। सुमन के बेड से उठते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो दोबारा बेड पर बैठ जाती है। अरे सुमन क्या हुआ? पता नहीं कैसे अचानक आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। 5 महीने से बहू के आगे पीछे घूम रही हो, कमजोरी तो होगी ही। कितनी बारी कहा है खुद का भी थोड़ा ध्यान रखो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। अरे आप घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सुमन नहा धोकर तैयार हो रही थी, तभी नंदिनी के कमरे में आती है। नंदिनी बहू आज मंगलवार है, तू मंदिर जाने के लिए तैयार है ना? हाँ मम्मी जी। तभी सुमन नंदिनी दोनों लेकर मंदिर आ जाते हैं, जहाँ वो भगवान के दर्शन करती हैं। मम्मी जी आप मुझे मंदिर क्यों लेकर आती हैं वैसे? बहू इससे तेरा बच्चा सकारात्मक दिमाग वाला होगा, माँ जो भी करती है उसका पूरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुमन रसोई में घी का तड़का लगा रही होती है। लगता है ये घी खराब हो गया है, मुझे इसकी गंध अच्छी नहीं लग रही है। तभी अचानक सुमन को उल्टी हो जाती है, जिसे देखकर नंदिनी सुमन से पूछने लगती है। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? आपको उल्टियाँ क्यों हो रही है? बहू कुछ दिनों से इमली खाने की वजह से खट्टी डकारें आ रही है और जी भी बहुत मचला रहा है, अब से इमली नहीं खाऊंगी। ऐसे ही लगातार अब सुमन की तबीयत खराब सी रहने लगी। तभी एक दिन, अरे नंदिनी क्यों मुंह बनाया हुआ है तुमने? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम भी जाओ यहाँ से वरना तकिया फेंक कर मारूंगी। मैं समझ गया तुम्हें क्या हुआ है, माँ ने बताया था ऐसी हालत में औरतों के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ। सच में? चलो चलो जल्दी चलो। नितिन और नंदिनी तैयार होकर बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी इमली खाते हुए सुमन, बहू बाहर गई है, उसके कमरे की सफाई कर देती हूँ। सुमन आज रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। तभी सुमन खड़ी होती है और दरवाजे तक जाते ही बेहोश होकर गिर जाती है। सुमन! तभी रामलाल सुमन का सिर अपनी गोद में रख देता है। मैं अकेले सुमन को नहीं उठा सकता, नितिन को फोन करता हूँ। जिसके बाद रामलाल नितिन को फोन लगाता है, लेकिन लगातार फोन करने पर भी नितिन एक भी कॉल रिसीव नहीं करता है। ये नालायक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर को घर पर ही बुला लेता हूँ। रामलाल किसी तरह सुमन को बिस्तर पर लेटा देता है और फिर डॉक्टर को बुलाता है। जिसके बाद डॉक्टर सुमन को चेक करती है। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बीवी को? शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, एक बार सही से चेक करने दीजिए। डॉक्टर दोबारा सुमन को चेक करती है और कुछ सवाल पूछती है। डॉक्टर आप कुछ कहती क्यों नहीं? क्या हुआ है मुझे? मैं क्या बताऊं क्या हुआ है? डॉक्टर बात मत घुमाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुंह बनाकर चली जाती है। तभी सुमन, अब क्या मुंह बनाए खड़े हो? बताना बहू बेटे को, बेटे खिलाने की उम्र में तुम उन्हें भाई देने वाले हो। अरे भाग्यवान, मुझे क्या कहती हो? मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती। ऐसा करते हैं कुछ दिन अभी इसे राज ही रखते हैं और एक बार दोबारा डॉक्टर को दिखाते हैं,
तब तक तुम अपना पूरा ध्यान रखना। अगले दिन रामलाल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है और फिर डॉक्टर से मिलता है। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अच्छे से चेक की हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर, हमें क्या क्या करना चाहिए? आपका बेबी कंसीव कर लेना ही बहुत बड़ी बात है और अब आपको 3 महीने भी हो चुके हैं। अबॉर्शन पॉसिबल ही नहीं है, आपको बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, मंथली चेकअप के लिए आते रहिएगा। जिसके बाद रामलाल और सुमन घर आ जाते हैं। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से बहू की गोद भराई रस्म खराब हो। बहू की गोद भराई के बाद ही ये बात सबको बताएंगे। कुछ दिन बाद सुमन घर में नंदिनी की गोद भराई रस्म रखती है, जिसमें सभी मेहमानों को बुलाया जाता है। माँ, मेरी सास ने गोद भराई फंक्शन रखी है, तुम उसमें जरूर आना। ये तो बहुत अच्छा किया तेरी सास ने। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, तुम गोद भराई में सबको लेकर आना। इसी तरह दिन बीतते हैं। गोद भराई के दिन पूरे घर को फूलों और बच्चों की तस्वीरों से सजाया जाता है। सभी औरतें नाच गाना कर रही होती हैं। तभी अरे सुमन बहन, रोज सुबह गर्म पानी में शहद डालकर पिया करो, कितना पेट निकल गया है। हाँ, कल से पीऊंगी। अरे सुमन बहू, इतनी ठंड हो रही है, जरा एक कप चाय तो पिला। अभी लाई माँ जी। सुमन किचन में चाय बनाने आती है, तभी रामलाल वहाँ पर आते हैं। सुमन, तुम बहुत देर से मेहमानों की खातिरदारी कर रही हो, थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे तुम्हारे और बच्चों के लिए डर लग रहा है। आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सुमन चाय बनाकर बाहर आती है। पीछे पीछे रामलाल भी बाहर आ जाता है, लेकिन तभी मेहमानों को चाय देते हुए सुमन के पांव लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं और रामलाल तुरंत सुमन के पेट को पकड़कर कहता है, अरे सुमन, संभालो हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? पेट से नंदिनी बहू है या सुमन बहू? माँ जी, पेट से तो नंदिनी बहू ही है। तो फिर भैया आपका पेट पकड़ कर क्यों चिल्लाए? असलियत क्या है हमें बताइए। सभी मेहमान एक साथ चिल्लाकर सुमन से जबरदस्ती पूछने लगते हैं कि आखिर क्यों रामलाल ने सुमन के पेट को पकड़कर ये कहा कि संभल कर हमारा बच्चा। तभी रामलाल गुस्से में कहता है, अरे चुप करिए आप लोग। सुमन इस हालत में इतनी मेहनत कर रही है और आप लोग उसे परेशान कर रहे हैं। भाई किस हालत में, वही तो पूछ रहे हैं। गर्भवती की हालत में। रामलाल गुस्से में मेहमानों के सामने सारी बात बोल देता है, जिसकी वजह से मेहमानों को चुगली करने का एक बहुत बड़ा ही मौका मिल जाता है। तभी नंदिनी कहती है, मम्मी जी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा कर रखी कि आप हमें अपना नहीं मानती हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। हमें भी कुछ दिन पहले ही ये सब पता चला है। जब भी पता चला आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप मेरे पीछे इस हालत में परेशान रहती थी और क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? बताओ जरा। बहू, इस तरह चिल्ला मत, बच्चे पर जोर पड़ेगा। शांत हो जा बहू। नंदिनी के पैनिक हो जाने की वजह से अचानक उसे लिवर पेन शुरू हो जाता है। तभी नितिन और बाकी फैमिली नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब बच्चे करने की उम्र थी तब तो एक बच्चे में ही पल्लू बांध ली थी, और अब देखो अपनी ही बहू को देखकर कितनी जवानी छा रही है। मुझे तो लगा सुमन को गैस की प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो कुछ और ही बात निकली। औरतें अस्पताल में भी सुमन का मजाक उड़ा रही थी, जिससे सुमन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी डॉक्टर बाहर आती हैं। मुबारक हो, नंदिनी जी को बेटी हुई है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सारे चेकअप होने के बाद नंदिनी अपनी बेटी के साथ घर आती है, जहाँ अगले दिन कमरे में, मम्मी जी, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में आप मुझसे ज्यादा खुश थी, और आज जब आप खुद प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपकी खुशी मेरे लिए खत्म हो गई है। क्यों मम्मी जी, आप मेरी बेटी से खुश नहीं है क्या? बहू, सभी ने तो मुझे गलत समझा ही है, तू भी मुझे गलत मत समझ। मैं लोगों के ताने से परेशान हूँ, मेरी वजह से तेरी गोद भराई खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आप चलिए मेरे साथ। नंदिनी सुमन को नीचे लेकर आती है और घूंघट उड़ाकर गोद भराई की कुर्सी पर बैठा देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? क्यों दादी सासू माँ, मम्मी जी भी तो माँ बनने वाली है, उनकी भी तो गोद भराई होनी चाहिए। हाँ हाँ, सुमन की भी गोद भराई होनी चाहिए, इतना बड़ा काम किया है बेचारी ने। हाँ, वो भी इस उम्र में, कोई आसान काम थोड़ी है। मैं आप सभी औरतों से पूछती हूँ कि एक औरत जीवन में सिर्फ एक बार ही माँ बन सकती है? माँ बन सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पोती खेलने की उम्र में बहू को अपना बच्चा पकड़ा दे। गलत क्या है इसमें? मम्मी जी की कोख में पल रहा बच्चा भी भगवान का ही दिया हुआ है। ये सब सुनकर सभी औरतें मुंह बना लेती हैं और नंदिनी सुमन की गोद में शगुन रखकर गोद भराई की शुरुआत करती है। आप लोग भी मम्मी जी की गोद भराई कीजिए। जिसके बाद सभी औरतें मुंह बनाकर ही सही पर सुमन की गोद भराई करती हैं और फिर गोद भराई के 1 महीने बाद ही सुमन भी अस्पताल में एक सुंदर बेटी को जन्म देती है।